अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ज़िशान अहमद राना के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? हमारे पास एटॉमिक मास होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हमारे पास ये जो एटॉमिक मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास एक और टर्म आती है, वो होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है और अक्सर जो टीचर्स हैं वो इस बारे में एक्सप्लेन भी नहीं करते ज़्यादातर रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। ये होता क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास असल में ये होता है कि हम कार्बन जो है, कार्बन उसको हम 12 मानते हैं। कार्बन 12 जो है उसको ले लेते हैं हम, और उसका जो 12वां हिस्सा है, यानी कि हम एक चीज ले लेते हैं। ये फर्ज के हमारे पास फर्ज कर लेते हैं ये कार्बन है हमारे पास, तो इसके यानी कि हम 12 हिस्से कर लेते हैं। कितने हिस्से? 12 हिस्से। तो इसका जो 12वां हिस्सा होगा, यानी कि फर्ज किया ये 12वां हिस्सा है हमारे पास, फर्ज कर लेते हैं। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे हम इस मैथ के साथ। ये 12वें हिस्से का जो मैथ होगा, कार्बन के 12वें हिस्से का जो मैथ होता है, उसके साथ हम दूसरे जो एटम्स हैं उनके मैथ को कंपेयर करते हैं। तो इसकी वजह क्या है कि हम कंपेयर क्यों करते हैं? हमें ऐसे ही क्यों नहीं देख लेते? हमें कंपेयर करने की जरूरत क्या होती है? हमें कंपेयर करने की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि एटॉमिक जो वेट है बहुत ही कम होता है, इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते मैथ किसी भी एटम का। तो तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि किसी एक चीज़ को रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, और हम दूसरी जो चीज़ें हैं या दूसरे जो एटम हैं हम उनका वेट उस रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम जान लें। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि ये एक लाइन है जिससे यानी कि इससे ऊपर अगर मालदार जो है, मालदार और हम एक गरीब के दरमियान एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं, यानी कि इतने पैसे अगर इसके पास हैं या इससे ऊपर हैं तो ये अमीर है। और एक दूसरा पॉइंट रख लेते हैं कि इससे नीचे अगर इसके पास पैसे हैं, एक पॉइंट जो हम सेट करते हैं उससे नीचे अगर इसके पास पैसे हैं तो ये गरीब है। यानी कि एक हम रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं कि इससे ऊपर होगा तो अमीर, इससे नीचे होगा तो गरीब। ठीक है, तो अब हम कार्बन को भी ऐसे ही रखते हैं कि अगर कार्बन का मास हमारे पास यानी कि 12 जो है, कार्बन 12 का, इसके जो 12वें हिस्से का जो वजन है, इससे दूसरे एटम का जो वजन है वो कितना ज्यादा है, ये चीज हम रिलेटिव एटॉमिक मास में देखते हैं। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है आपको समझ आ चुकी होगी कि हम 12वें हिस्से के साथ दूसरे एटम्स का कंपैरिजन करते हैं। किसी भी दूसरे एटम के मास का 12वें हिस्से, कार्बन के 12वें हिस्से। अच्छा, और एक ये जब हम कर रहे होते हैं ना रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हमारे ध्यान में एक और क्वेश्चन आ रहा होता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन ये होता है कि हम किसी के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं? कार्बन के साथ ही, कार्बन के 12वें हिस्से के साथ ही कंपैरिजन क्यों करते हैं? हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद बेरिलियम है, ब्रोन है, कार्बन है, ये बहुत सारे हैं दूसरे, तो ये कार्बन के साथ ही क्यों करते हैं हम? बाकी हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं करते? हाइड्रोजन में सिर्फ एक हमारे पास प्रोटॉन होता है, तो उसके साथ क्यों नहीं कर लेते हम? उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के तीन जो आइसोटोप हैं, तीन आइसोटोप, उनमें जो हमारे पास एटॉमिक मास आता है यानी कि प्रोटॉन जो आता है वो एक नहीं होता। एक में दो न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक में एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और एक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो ये तीनों जो है एटमॉस्फेयर में तकरीबन बराबर की निस्बत से पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम ऑक्सीजन को देख लेंगे। ऑक्सीजन को क्यों नहीं हम रखते? पहले जो था ऑक्सीजन को भी रेफरेंस के तौर पर रखते थे, यानी कि ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 को भी रेफरेंस रखते थे। लेकिन हम कार्बन को इस वजह से रखते हैं, एक तो इसका जो एटॉमिक मास हमारे पास आता है होल नंबर में आता है, यानी कि 12 आ जाता है हमारे पास।
और दूसरी वजह ये है कि इसके जो बाकी आइसोटोप हैं उनकी निस्बत कार्बन 12 जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन 12 है वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? एक प्रोटॉन का मास जो हमारे पास होता है वो होता है 1.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁻⁴ ग्राम। ये हमारे पास एक प्रोटॉन का वजन आता है, ये हमारे एक प्रोटॉन का वजन है। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा जो अटामिक रिलेटिव अटामिक मास जो शो किया जाता है वो AMU में जाहिर किया जाता है। AMU इसका यूनिट है, अटामिक मास यूनिट, ये इसका क्या है? यूनिट है रिलेटिव अटामिक मास जाहिर करने का। तो AMU किसके इक्वल होगा? AMU किसके इक्वल होगा? जितना कार्बन के 12वें हिस्से का वजन जो होगा, जितना उसका वजन होगा वो एक AMU होगा। और वो कितना होता है हमारे पास? वो होता है 1.66 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻24। ये कार्बन के 12वें हिस्से का वजन होता है। यानी कि हमारे पास प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का ले लें हम, एक प्रोटॉन, क्योंकि कार्बन में जो होते हैं 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं 6 और 6 12 होते हैं, तो इनमें से एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वेट है, ये एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वेट है। एक और क्वेश्चन ये बात करते हुए हमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो एक एटॉमिक आइटम ले रहे हैं कार्बन का, कार्बन 12 का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो मौजूद होते हैं, उसका वेट क्यों नहीं काउंट कर रहे होते? इसमें हम 12 जो है 12 पे तकसीम करते हैं ना, जो इसका एटॉमिक मास आता है कार्बन का, एटॉमिक मास आता है उसको 12 पे तकसीम करते हैं, तो हमारे पास जो एक 12वां हिस्सा बनता है उसका ये वेट बनता है। तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगी ना उस मैथ में। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हम मैथ में शामिल कर रहे होते, उसे क्यों निगलेक्ट कर रहे होते हैं? उसकी जो रीजन है वो ये है कि हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत कम मैस रखता है निस्बतन प्रोटॉन के, यानी कि 1837 तकरीबन 1837 1837 गुना जो है ये कम होता है इलेक्ट्रॉन का वेट, जिसकी वजह से हम इसका जो वेट है उसको निगलेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का, और हम जो टोटल का टोटल वेट देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही मुश्तमिल रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन का, इसका प्रोटॉन का ही मान लें जो कार्बन 12 में आता है वो ये आता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि एक प्रोटॉन का वेट ये है, इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसमें और इसमें, और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो वेट है ये न्यूक्लियस के अंदर जब मौजूद है, एटम के अंदर जब मौजूद है एक प्रोटॉन, तब ये वेट है, तब ये वेट है उस प्रोटॉन का। यानी कि हम 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद थे, 6 वो, तो हमने उसे डिवाइड किया तो एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वेट ये आ रहा था, प्रोटॉन का फर्ज कर लें ये वेट आ रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन का वेट ये होता है। ठीक है, ये था उसके अंदर, न्यूक्लियस के जब अंदर मौजूद था वो प्रोटॉन। लेकिन ये हम जो देखते हैं ये आजादाना तौर पर ये वेट होता है प्रोटॉन का। तो ये वेट क्यों ऐसे, तो वेरिएशन जो आ जाती है इस वेट में, प्रोटॉन की वेट में, तो वो क्यों आ जाती है? उसकी वजह ये है कि जब हम आइसोलेट कर रहे होते हैं, आइसोलेट कर रहे होते हैं एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से, तो कुछ जो एनर्जी हम देते हैं उसको आइसोलेट करने के लिए, तो कुछ जो एनर्जी होती है वो इसके साथ एसोसिएट हो जाती है, प्रोटॉन के साथ जो आज़ाद कर रहे होते हैं हम उसे निकाल रहे होते हैं उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि प्रोटॉन का मास बढ़ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंट एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास आता है वो आता है 1.008। ये हमारे पास क्या आता है, किसका होता है? ये हाइड्रोजन का हमारे पास ये रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके बाद ऑक्सीजन का जो हमारे पास आता है वो आता है 15.99, और इसके बाद हमारे पास क्लोरीन का जो आता है, क्लोरीन का आता है हमारे पास
35.45 ये हमारे कुछ रिलेटिव एटॉमिक मास है, यानी कि हम कार्बन 12 के साथ जो कंपेयर करके एटॉमिक मास निकालते हैं वो ये होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे और हम अपनी बेस्ट कोशिश करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।